हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक भास्कर का एडिटोरियल है, इसको हम देख रहे हैं। तो इसमें ये बात की गई है कि गाजा में शांति पर संदेह का साया। बहुत ही शानदार एडिटोरियल लिखा हुआ है शिवकांत शर्मा जी ने, जो कि लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक भी हैं। तो आइए देखते हैं इसको। दैनिक जागरण का ये संपादकीय जो राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्री शांति योजना। ट्रंप की कौन सी सूत्री योजना है? 20 सूत्री योजना है, जिसपे इजरायली कैबिनेट की मंजूरी के बाद गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया है। इससे जुड़े शांति योजना के 3 चरण हैं, जिस पहले चरण पर हमास और इजरायल सहमत हुए हैं। देखो, 20 सूत्री योजना लागू की है ट्रंप ने, तो इजरायल कैबिनेट की इस पे मंजूरी भी हो गई है कि गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया है। तो इससे जुड़ी शांति योजना के लिए 3 चरण हैं, जिस पहले चरण पर हमास और इजरायल सहमत हुए हैं। उसमें सबसे पहले इजरायल हमले रुकना और इजरायली सेना को गाजा के 47% क्षेत्र से पीछे हटना था। ठीक है। साथ ही इजरायल आतंकी हमलों और दूसरे अपराधों के आरोप में सजा काट रहे 250 फलस्तीनी कैदियों को और गाजा के उन 1700 लोगों को रिहा करेगा जो हिरासत में हैं। हमास 28 इजरायली बंधकों की पार्थिव देह सौंपेगा। हमास क्या करेगा? 28 इजरायली बंधकों की पार्थिव देह सौंपेगा और इजरायल अपनी हिरासत में मरे गाजा के 15 लोगों के पार्थिव शरीर हमास को सौंपेगा। इजरायल हमास अरब देश और ट्रंप सभी एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। ट्रंप अपनी योजना को पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का कदम बताकर नोबेल शांति पुरस्कार की आस लगाए बैठे थे। वह तो पूरी नहीं हो सकी, पर क्या वे टूटी आस की कड़वाहट को पीकर शांति योजना को सफल बनाने में पूरी शक्ति लगाएंगे? क्योंकि उनकी योजना के पहले चरण का क्रियान्वयन तो अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि इसमें भी हमास की मांग पर रिहा होने वाले कैदियों के नाम और संख्या को लेकर रुकावटें खड़ी हो सकती हैं। इससे पूरा होने के बाद दूसरे और तीसरे चरण की सौदेबाजी शुरू हो गई। योजना के अनुसार जो गाजा पट्टी का पूरी तरह विसैन्यीकरण होना, यानी हर तरह के सैनिक, आतंकी और आक्रमण ढांचे को ढाया जाएगा, जिसमें उन सुरंगों का जाल भी शामिल है जिसका प्रयोग करके हमास के आतंकी अपने रॉकेट, गन और गोला बारूद रखने के लिए करते थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के आकलन के अनुसार हमास ने युद्ध के दौरान करीब 15,000 नए लड़कों की भर्ती की थी। अमेरिका खुफिया एजेंसी आकलन के हिसाब से हमास ने युद्ध के दौरान कितने 15,000 लड़कों की भर्ती की थी। इजराइल चाहता है कि ये सभी सदस्य हथियार डालें और भविष्य में लड़ाई न करने का प्रण लें। हालांकि हमास की शर्त रही है कि वह स्वतंत्र फलस्तीन राज्य की स्थापना होने के बाद ही हथियार डालेगा। शांति योजना के अनुसार गाजा का प्रशासन एक शांति बोर्ड की देखरेख में फलस्तीनी विशेषज्ञों की अस्थायी समिति संभालेगी। शांति बोर्ड की अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी इसमें प्रमुख भूमिका होगी। फलस्तीनी प्राधिकरण में सुधार करने के बाद गाजा का प्रशासन उसे सौंप दिया जाएगा, परंतु उसमें हमास की प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई भूमिका नहीं होगी। हमास के जो सदस्य इजरायल के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को स्वीकारेंगे, उन्हें अभय दान देकर दूसरे देशों में भेज दिया जाएगा। हालांकि अभी तक हमास इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार करता रहा है। दूसरी ओर नेतन्याहू ने ट्रंप की शांति योजना को पूरी तरह स्वीकार भले ही कर लिया हो, वे गाजा का प्रशासन फलस्तीनी प्राधिकरण को नहीं देना चाहते। गाजा के युद्ध विराम को ट्रंप पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का पहला कदम बताते हैं, परंतु इतना वे भी जानते हैं कि फलस्तीनियों को उनके देश मिले बिना यहाँ कोई शांति स्थायी नहीं हो सकती। पिछली सदी के अंत तक यह संभव लगता था कि इजरायल में काफी बड़ी जनमत
इसके पक्ष में था, लेकिन जब से नेतन्याहू ने सत्ता संभाली है, अलग फलस्तीनी राष्ट्र की संभावना को सपने में बदल दिया है। फलस्तीनी चाहते हैं कि पश्चिमी किनारे और गाजा में उनका देश बने और उनकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। कहने को पश्चिमी किनारे पर फलस्तीनी प्राधिकरण का शासन है, पश्चिमी किनारे पर फलस्तीनी प्राधिकरण का शासन है, परंतु इजराइल ने धीरे धीरे वहां पर यहूदी बस्तियों का जाल बिछा दिया है, जिनमें लगभग 7 लाख यहूदी बस्ते हैं और उन बस्तियों पर इजरायली शासन है। पश्चिमी किनारे की मात्र 18% भूमि पर ही फलस्तीनी प्राधिकरण का शासन है और 22% भूमि पर इजराइल और फलस्तीनी प्राधिकरण का संयुक्त शासन है। 22% पर, 18% पर अकेला फलस्तीनी का शासन है। जॉर्डन और इजराइल से लगती शेष 18% भूमि पर इजरायली शासन है। यदि मानचित्र पर देखें तो पश्चिमी किनारे के शहर इजरायली भूमि पर फलस्तीनी द्वीपों जैसे लगते हैं। यह सुनियोजित रणनीति के तहत किया गया लगता है ताकि फलस्तीनी शहर इजराइल के विरुद्ध एकजुट न हो सके। सीमावर्ती जमीन को भी इजराइल ने इसलिए अपने पास रखा ताकि पड़ोसी देशों में खुलने वाली सुरंगों का जाल न बिछाया जा सके, जो गाजा में हुआ है। शायद इसलिए नेतन्याहू पश्चिमी किनारे और गाजा में एक फलस्तीनी सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं। इस समय नेतन्याहू और हमास के पास ट्रंप की शांति योजना के लिए सहमत होने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा था। तो नेतन्याहू शांति के नोबल की आस लगाए बैठे ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते थे। हमास के पास भी न तो निरंतर बढ़ती आ रही इजरायली सेना से बंधकों को छिपाए रखने की जगह बची थी, न ही दुनिया से और अधिक सहानुभूति बटोरने की गुंजाइश। अब शांति कायम हो जाने के और गाजा में पुनर्निर्माण शुरू होने के साथ ही दोनों को अस्तित्व की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नेतन्याहू के समक्ष अपनी सरकार बचाने और हमास के हमले को रोकने में हुई सुरक्षा चूक की जांच से और भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने से बचने की चुनौतियां हैं। हमास के समक्ष सत्ता से बाहर रहते हुए अपने प्रभाव बनाए रखने की चुनौती है। इजरायली हमलों में मारे गए 67,000 से अधिक लोगों के परिवारों का इजराइल विरोधी रोष उसे बनाए रखने और संगठन खड़ा करने की आधार भूमि देगा। इजरायली बड़ी शान से कहा करते थे कि उनकी लड़ाइयां सैनिक अकादमियों में पढ़ाई जाया करेगी, लेकिन गाजा की लड़ाई उन्हें बहुत मायूस करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने भले ही हमास के साथ बिल्कुल हिजबुल्लाह के फनों को भी कुचल दिया है, परंतु उनके उद्देश्यों के लिए बढ़ती सहानुभूति की लहर नहीं थाम पाया। साक की लड़ाई में तो वह पूरी तरह हार गया है। संयुक्त राष्ट्र की जांच आयोग ने उस पर जनसंहार का आरोप लगाया है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे पारंपरिक मित्र देशों ने उनकी मर्जी के खिलाफ फलस्तीन को मान्यता दे दी है। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का ये एडिटोरियल है, साझेदारी का निर्माण। तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की हालिया भारत यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों में हुए हाल में आई गर्मजोशी को आगे बढ़ाना था। इससे पहले गत जुलाई में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। स्टारमर के साथ यूके के कारोबारियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल भारत आया था और ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट किया कि इस यात्रा के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में करीब 1.3 अरब पाउंड के निवेश का वादा किया गया है। क्या इस यात्रा को भारतीय कंपनियों के द्वारा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 1.3 अरब पाउंड निवेश का वादा किया गया है। इसमें टीवीएस मोटर्स के द्वारा इंग्लैंड के उत्तरी हिस्से में विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार की योजना भी शामिल है और टीवीएस मोटर ने 2020 में ब्रिटेन की कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया था। इस बीच भारत को उम्मीद है कि नई संयुक्त परियोजनाओं की बदौलत उसे उन्नत नवाचार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। व्यापार सौदा भी भारतीय कंपनियों के लिए नया बाजार खोल सकता है। इसमें छोटा बाजार भी शामिल है। उदाहरण के लिए रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, जिसमें अमेरिकी
व्यापार नीतियों में अमेरिकी व्यापार नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वह यूके को अपना निर्यात दुगना कर सकता है। अच्छा, निर्यात का तात्पर्य है कि हम अपने भारत देश से किसी अन्य देश में कोई वस्तु या सेवा भेजते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं, और जब किसी अन्य देश से अपने देश में कोई वस्तु या सेवा लेते हैं तो उसको आयात कहते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मुंबई में एक फिनटेक सम्मेलन को संबोधित किया था। ठीक है, तो इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के वित्तीय और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बीच करीबी रिश्ते देखने को मिल सकते हैं। ब्रिटेन राजकोषीय मोर्चे पर दिक्कतों से जूझ रहा है। उसकी जो घरेलू अर्थव्यवस्था की लागत भी अधिक है, खास तौर पर बायोटेक और फिनटेक क्षेत्रों के साथ। इन क्षमताओं का प्रतिबिंब उन सहयोग योजनाओं की प्रकृति में दिखाई देता है जिनका उद्देश्य भारत में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद द्वारा संचालित संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थानों की सुविधाओं को उन्नत कराना है। कुछ ऐसी बातें जो अतीत में भारत की प्राथमिकता रही है उन पर जोर नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए लगता नहीं कि भारतीयों को वर्क वीजा का मुद्दा बातचीत में दोबारा उभरेगा। इसके पीछे घरेलू राजनीतिक हालात को जिम्मेदार माना जा सकता है। ब्रिटेन पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या पहले ही लगातार बढ़ रही है। 2021 से 24 के बीच 8.5 लाख प्रवासी भारतीय वहां पहुंचे हैं। इसके बजाय भारतीय और ब्रिटिश सरकारों ने अवैध प्रवासियों की वापसी को लेकर करीबी सहयोग पर सहमति जताई है। हालांकि सीईटी के उचित क्रियान्वयन को अंजाम देने के लिए अभी भी काफी कुछ करना बाकी है ताकि भारत की सूक्ष्म लघु एवं मझोली कंपनियों सहित सभी कंपनियां इससे लाभान्वित हो सके। पेशेवरों के लिए परस्पर मान्यता वाले समझौतों को अंतिम रूप देना जरूरी है। यह आसान नहीं हुआ क्योंकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था सेवा आधारित है। भारत में ई गवर्नेंस और नियामक सहयोग पर किए गए वादों को पूरा करना भी आवश्यक होगा। ऐसा करके व्यापार समझौता का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी आगे काम करने की जरूरत है। भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी पहले भी संयुक्त अभ्यास कर चुके हैं, परंतु हिंद महासागर के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं बहुत अधिक है। खास तौर पर फ्रांस के साथ त्रिपक्षीय प्रारूप में ऐसा किया जा सकता है। ब्रिटेन ने बहरीन में अपने नौसैनिक अड्डों में निवेश बढ़ाया है और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय नौसेना के सहयोग और समर्थन में समुद्री डकैती रोकने संबंधी निगरानी और अभियानों को और अधिक प्रभावी रूप से अंजाम दे सकेंगे। भारत यूके साझेदारी भारत के नजरिए से कम तनावपूर्ण और सबसे अधिक पारदर्शी साझेदारियों में से एक बनी हुई है और इसके आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्रों में और अधिक विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद है। अगला मुख्य न्यायाधीश आईपीएस होम बाउंड शेखर गुप्ता जी लिखते हैं, बहुत ही शानदार एडिटोरियल लिखते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। पिछले दिनों 3 कारकों के साथ आने से जाति और अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्याओं का एक मिश्रण हमारे सामने आया है, जिन्हें देश संविधान निर्माण के 75 वर्ष बाद भी सुलझा पाने में नाकाम रहा है। जाति की समस्या तो हमारे यहाँ सदियों से व्याप्त है। 3 घटनाएं सामने आई हैं। देश के दलित मुख्य न्यायाधीश पर उनकी ही अदालत में जूता फेंका जाना और हरियाणा में एक वरिष्ठ दलित आईपीएस अधिकारी के द्वारा आत्महत्या करना, सुसाइड लेटर में वर्षों तक भेदभाव, उत्पीड़न और वर्षों की पीड़ा का जिक्र, और तीसरा बॉलीवुड के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली दलित फिल्मकार नीरज घेवान की फिल्म होम बाउंड की कामयाबी। यह फिल्म प्रतिद्वंद्वी सयारा, पठान, जवान, एनिमल, बाहुबली या कांतारा की तुलना में बड़ी हिट नहीं है। इस फिल्म को लेकर के पीआर इंटरव्यू या प्राइवेट समीक्षा या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल नहीं नजर आ रहा है। इसमें बड़े सितारे भी नहीं थे
इसे मनोरंजक भी नहीं कहा जा सकता। ये फिल्म 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग को ध्यान में रखकर के नहीं तैयार की गई थी। इसके बावजूद बहुत बुरी शुरुआत के बाद भी इसने केवल लोगों की आपसी प्रशंसा की बदौलत अपनी पकड़ बनाई। ऐसा करने वालों में ऊपरी श्रेणी के पेशेवर और युवा उद्यमी आदि आदि शामिल थे। कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनकी आय 7 या 8 अंकों में है, यानी सामाजिक आर्थिक प्रभावशाली वर्ग है। इसका प्रमाण उन छोटे लेकिन सबसे महंगे मल्टीप्लेक्स हॉल से मिलता है जो महानगरों में पूरी तरह भरे चल रहे हैं। इन सामाजिक चर्चाओं से जो बात सामने आती है वह यह नहीं है कि यह फिल्म उबाऊ थी, अतिशयोक्तिपूर्ण थी, बहुत अधिक राजनीति थी, और या वह सामान्य बात जो हम अक्सर सुनते हैं कि यह बात एकदम साफ है कि आरक्षण के 75 सालों ने असमानता को समाप्त नहीं किया है। फिर हम और क्या कर सकते हैं? बेहतर होगा कि उन्हें अच्छी शिक्षा और सुविधाएं और प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया जाए, परंतु यह मिशन हम और वे के विभाजन पर ही समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत होमबाउंड देखने वाले दर्शकों में अपने आप 3 युवा और गरीब ग्रामीण भारतीयों के संघर्ष के प्रति सहानुभूति को देख सकते हैं। इसमें शिक्षा, समझ है और आगे बढ़ने की आकांक्षा भी है। दर्शकों ने यह भी स्वीकार किया है कि व्यवस्था उन्हें हर बार नाकाम करने के लिए ही बनी थी। अब हम क्या करें? संदर्भ के लिए ये 3 युवा भारत की जनसंख्या के 1/3 से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी दलित और मुस्लिम समुदाय। शिक्षा, आरक्षण और सरकारी नौकरी की मदद से समानता और गरिमा हासिल होनी थी। मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना दिखाती है कि हम अभी भी इससे कोसों दूर हैं। इससे भी दुखद है कि हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या, उनकी पत्नी और 2001 बैच के आईएएस अधिकारी अमनीत कुमार भी दलित हैं। उन्होंने राज्य की डीजीपी और जिले के एसपी के विरुद्ध अपने पति के उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई है। तो आज हम यहाँ खड़े हैं। अगर एक मुख्य न्यायाधीश, एक आईपीएस अधिकारी की गरिमा सुरक्षित नहीं है, उन्हें समानता हासिल नहीं, तो यह दिखाता है कि हमारी व्यवस्था में अन्याय और पूर्वाग्रह बहुत गहरे तक घर कर चुके हैं। 75 साल का आरक्षण भी इन्हें दूर नहीं कर सका है। होमबाउंड की 3 युवा मित्र चंदन कुमार वाल्मीकि, मोहम्मद शुएब अली और सुधा भारती एक और दलित है, जिनकी भूमिका क्रमशः विशाल जेठवा, ईशान खट्टर और जानवी कपूर ने निभाई है। ये पुलिस कांस्टेबल बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसे देखते हुए मुझे 1985 में बाबू जगजीवन राम से हुई एक बातचीत याद आ गई है। मंडल आयोग की रिपोर्ट चर्चा का विषय बन गई थी और मैं इंडिया टुडे के लिए उच्च वर्ग की जातियों के पहले आंदोलन को कवर कर रहा था। जगजीवन राम उस समय सत्ता से बाहर थे और उनके पास समय था। उन्होंने आरक्षण को सटीक ढंग से समझाया। उन्होंने अपने पुराने दोस्त की बात जो अनुसूचित जाति, उस समय कोई दलित नहीं कहता था, इससे आता था। उनका मित्र आगरा का जूता कारोबारी था और बड़े पैमाने पर निर्यात भी करता था जूतों का। उसका एक बेहतरीन घर था, एक विदेशी कार और लाखों रुपए की जमा पूंजी उसके पास थी। इसके बावजूद वह बाबूजी से याचना कर रहा था कि उसके बेटे को उत्तर प्रदेश पुलिस में सहायक पुलिस निरीक्षक एएसआई के रूप में नौकरी दे दी जाए। बाबूजी ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, तुम अपने बेटे को एएसआई क्यों बनवाना चाहते हो? उसने जवाब दिया, हम चाहे जितने अमीर हो जाएं, एक ब्राह्मण कभी भी मुझसे या मेरे बेटे से इज्जत से बात नहीं करेगा, लेकिन अगर मेरा बेटा एएसआई बन जाता है तो ब्राह्मणों सहित सभी जूनियर उसे सलाम करेंगे। इस तरह आरक्षण समानता और ताकत देखता है। होमबाउंड में तस्वीर कुछ अधिक जटिल है, क्योंकि चंदन सामान्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने पर जोर देता है। वह कहता है कि अगर वह अपनी जाति यानी वाल्मीकि का खुलासा कर देगा तो पुलिस सेवा में भी उसे साफ सफाई के काम तक सीमित कर दिया जाएगा। सुधा स्नातक की पढ़ाई करके यूपीएससी निकालना चाहती है। शुएब चतुर है
और एक कंपनी में चपरासी की नौकरी के बावजूद वह सामान बिकवाने में टाई वाले मैनेजर तक पीछे छोड़ देता है। उसका बॉस उसके काम से चकित है और कुछ भी बेच देने की उसकी काबिलियत के चलते उसे बेचू कहकर बुलाता है। वह भी एक टाई वाला मैनेजर बनने की ओर अग्रसर है। तभी बॉस के घर में एक पार्टी में नशे में धुत कुछ लोग क्रिकेट मैच देखते समय उसे अपमानित करते हैं। वह भी जीत की खुशी मना रहा होता है, लेकिन उससे कहा जाता है कि उसका दिल टूट गया होगा क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। दलित और मुस्लिम दोनों को उनकी पूर्वजों के अतीत के नीचे अलग अलग ढंग से कुचला जाता है। दलितों को इसलिए क्योंकि उन्होंने पीढ़ीगत अन्याय को झेलना पड़ता है उनको, और जिसके लिए उनके दमनकारियों को खुद में परिवर्तित लाने की आवश्यकता है। मुसलमानों को इसलिए क्योंकि वे किसी न किसी तरह से अपने मुगल, अफगान, तुर्क पूर्वजों को, यहाँ तक कि जिन्ना के द्वारा हिंदुओं पर की गई अतियों की कीमत चुकाते हैं। यही बात है चंदन, शोएब और सुधा के साथ साथ एक तिहाई भारत की राह का रोड़ा है। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजनाएं किसी के साथ पहचान के आधार का भेदभाव नहीं करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं, खासकर यूपीएससी निष्पक्ष है। अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। मुस्लिम पहले तो शीर्ष राजनीतिक संवैधानिक अफसरशाही पदों से बाहर है और सरकार के बाहर भी उनके लिए चुनौतियां हैं। उन्हें अलगाव का सामना करना पड़ता है। शुरू से बार बार पुलिस जांच के लिए पूछा जाता है कि माता पिता का आधार कार्ड मांगा जाता है और किराए पर घर मिलने में समस्या आम है। मुस्लिमों में जुड़े कारोबारों पर भी सोचा समझा हमला किया जाता है। उदाहरण के लिए मांस के व्यापार पर त्योहारों के दौरान मनमानी ढंग से हफ्तों एवं पखवाड़ों तक प्रतिबंध लगा दिया जाता है। चमड़े के कारोबार, कसाई खाने के साथ ही ऐसा होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कैसे ऐप आधारित डिलीवरी, उबर आदि सेवा में बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा नजर आते हैं। वे ऐप आधारित मरम्मत या रखरखाव सेवा में भी काम करते दिखते हैं। सोशल मीडिया पर पहले ही ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मानो वे आपके परिवार के लिए खतरा हो। लव जिहाद, धर्मांतरण या अन्य जघन्य अपराधों के साथ भी उनका नाम जोड़ दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि जैसा कि आरएसएस की प्रमुख मोहन भागवत ने विज्ञान भवन में गत माह कहा कहा भी था कि भारतीय मुस्लिम अपनी नकारात्मक छवि को बदल रहे हैं। अब वे कितने बच्चे पैदा करते हैं। भागवत ने कहा पहले हिंदुओं की जन्म दर में कमी आई, उसके बाद मुसलमानों की जन्म दर में कमी आ रही है। भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुसलमानों की उलट आधुनिक शिक्षा को अपनाया है, जबकि मुसलमान मानते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान मानते हैं कि उनका राष्ट्रवाद सर सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल से प्रेरित है। इसके बावजूद अगर पढ़े लिखे मुसलमान अपने ही गेटों में रहने की विवश है तो बहुत दिक्कत है। इसकी विकसित भारत बनने की राह में मदद नहीं मिली इससे। यह कोई फिल्म समीक्षा नहीं है। यह जरूरी है कि इस वर्ष भारत ने इसे ऑस्कर में अपनी प्रविष्टि के रूप में चुना है। इस फिल्म ने जनसंख्या के उस हिस्से को छुआ है जिसे हम अक्सर उग्र मानते हैं। संयोग से यह वास्तविक जीवन की दो कहानियों से मेल खाती है जिसमें भुक्त हो गई। यह शब्द मैं भारी मन से इस्तेमाल कर रहा हूँ वे है जिन्हें भारत एक नागरिक होने के नाते सबसे विशेषाधिकार प्राप्त पदों की पेशकश कर सकता है। मैं आपको भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश जो केजी बालकृष्ण की नियुक्ति के दिन ही किए गए उनकी अपमान की याद दिलाना चाहूंगा। इसकी प्रवृत्ति की हम अनदेखी नहीं कर सकते, खासकर तब जब हर तीन में से एक भारतीय प्रभावित करता हो। ट्रंप टैरिफ के बीच एसएमई क्षेत्र को बदलने का शानदार मौका। तुलसी जयकार लेखिका एसपीजेआईएमआर के सेंटर फॉर फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की कार्यकारी निदेशक और प्रोफेसर अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में प्रोफेसर है। हाल ही में भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्र
विशेष रूप से कपड़ा, समुद्री क्षेत्र, समुद्री खाद्य यानी सी फूड बोलते हैं इसको, रत्न या आभूषण को निशाना बनाने वाले 50% ट्रंप टैरिफ यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषित किया गया आयात शुल्क, इसने देश के कई क्षेत्रों में चिंता पैदा कर दी है। सूरत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई पर वित्तीय दबाव की स्थिति बन रही है, जहां 80% हीरा निर्यातक इकाइयां केंद्रित हैं। वहीं दूसरी ओर तिरुपुर में परिधान निर्यातकों को कुल मिलाकर 61% से अधिक के शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, जिससे एक वास्तविक संकट की स्थिति बन रही है। आशंका यह है कि ये आयात शुल्क टैरिफ उन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं जो भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात का करीब 25% हिस्सा है। यह टैरिफ उन कंपनियों के लिए खतरा है जिनकी मार्जिन और कीमतें तय करने की ताकत सीमित है। हालांकि इस तात्कालिक संकट को एमएसएमई तंत्र की व्यापक क्षमता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इसकी क्षमता का अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो सका है। पिछले 4 वर्षों में सराहनीय 3 गुना वृद्धि के बावजूद निर्यात करने वाले एमएसएमई की संख्या में पिछले साल मई में महज 1,73,350 थी, और हालांकि 7.3 करोड़ एमएसएमई के मौजूद आधार के मुकाबले देखने पर यह आंकड़ा 0.23% का प्रतिनिधित्व करता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो उद्यम भारत से लगभग आधे निर्यात यानी 45.79% के लिए उत्पादन कर रहे हैं, एमएसएमई आधार के 0.25% से भी कम है। भारत में एमएसएमई का अधिकांश हिस्सा सूक्ष्म उद्योगों का है। अधिकांश हिस्सा कितना है? सूक्ष्म उद्योगों का। इनमें कई अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े हुए उनके कारोबार का दायरा भी बड़ा नहीं है और न ही जरूरी तकनीक उनके पास है। इसके अलावा उनकी संरचना भी ऐसी नहीं है कि अहम क्षेत्रों में वैश्विक मूल्य श्रृंखला की मांग को पूरा कर सके, जिनमें जटिल अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन का पालन करना शामिल है। इसके अलावा आधुनिक इन्वेंट्री प्रबंधन मॉडल जैसे कि जस्ट इन टाइम और लीन मैन्युफैक्चरिंग को लागू करने की क्षमता भी होनी चाहिए, जिसके लिए डिजिटल तकनीकी और भरोसेमंद लॉजिस्टिक की जरूरत होती है। साथ ही इंडस्ट्री 4.0 टूल के साथ जुड़ना भी अहम है। भारत के लिए बड़ा अवसर तभी बन पाएगा जब एक व्यापक निष्क्रिय आधार को औपचारिक जीबीसी के लिए तैयार आपूर्तिकर्ता पूल में बदला जा सके। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए सामान्य कल्याणकारी उपायों से हटकर लक्षित और क्रियान्वयन पर केंद्रित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अलावा पूंजी तक पहुंच भी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। इस क्षेत्र को 30 लाख करोड़ रुपए तक के अनुमानित ऋण मांग आपूर्ति, जो क्रेडिट डिमांड एंड सप्लाई की खाई का सामना करना पड़ता है। जीबीसी में शामिल होने के लिए निवेश की जरूरत है, विशेष रूप से तकनीक को बेहतर बनाने के लिए। इनमें नई मशीनें खरीदने, प्रमाणन से जुड़े अनुपालन करने और डिजिटल साधन इस्तेमाल करने के लिए पैसे की जरूरत होगी। सरकार को ऐसे फिनटेक समाधान को बढ़ावा देना चाहिए और जो पुराने तरीकों से हटकर जीएसटी उद्यम डाटा का इस्तेमाल कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रेडिट स्कोरिंग करें। इससे निर्यात के ऑर्डर के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत हो सकेगी। इसके साथ ही क्लस्टर फाइनेंसिंग की व्यवस्था भी मददगार साबित होगी। इसके अलावा भले ही भारत में लॉजिस्टिक की लागत का मोटे तौर पर अनुमान अब सकल घरेलू उत्पाद का 7.97% है, लेकिन अब गहराई में जाना जरूरी है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग एवं राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि छोटे उद्योगों की लॉजिस्टिक लागत उनकी उत्पादन का 16.9% तक है, जबकि बड़े उद्योगों के लिए यह लागत 7.6% है। इस अंतर के कारण छोटे उद्योग जल्द ही मुकाबला से बाहर हो जाते हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना और तेजी से लागू करना होगा ताकि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा सके। इन पार्कों में साला भंडार ग्रेड की सुविधा होगी और सामान को नजदीक और सुदूर इलाकों तक पहुंचाना का इंतजाम बेहतर होगा। इससे लागत घटेगी और छोटे कारोबारियों को बोझ कम होगा। एमएसएमई के माल के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जरूरी करने में भी मदद मिलेगी। कुशल कर्मचारियों को बिना कोई भी तकनीक बेकार है।
तो कुशल कर्मचारियों के बिना कोई भी तकनीक बेकार है। भारत को जल्द से जल्द ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत करनी होगी जिनमें जीवीसी से जुड़े जरूरी कौशल की जानकारी दी जाए, जैसे कि गुणवत्ता की जांच करना, डिजिटल परिचालन करना, मशीनों के रखरखाव का करना, आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में साझा जांच केंद्र और प्रमाण पत्र देने वाले केंद्र भी खोलने होंगे। इन केंद्रों से छोटे कारोबारियों को नियमों का पालन करने का खर्च कम करने में मदद मिलेगी और खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता ला रही है। टैरिफ और व्यापार में बदलाव से भारत को एमएसएमई क्षेत्र को बदलने की शानदार मौका मिला है, लेकिन ये मौका ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। अगर भारत ने अपने 99.76% एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए जल्द ही और सही कदम नहीं उठाए तो वियतनाम, मैक्सिको या इंडोनेशिया जैसे देश इस मौके को छीन लेंगे। दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनने के लिए सिर्फ इरादा नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, ध्यान और बड़े पैमाने पर काम करना जरूरी है। अगला राष्ट्रीय सहारा का एडिटोरियल है, स्वदेशी से सशक्त होगा भविष्य। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी महामंत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आगे बढ़ाया है। हाल ही में प्रदेशवासियों को स्वदेशी अपनाने का मंत्र देकर न केवल आत्मनिर्भर भारत को के संकल्प का जोर दिया है बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की भी पहल की है। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि आर्थिक स्वावलंबन, स्थायी उत्पादन और जन सहभागिता पर आधारित विकास का एक ठोस मॉडल है। क्या यह केवल नारा नहीं बल्कि आर्थिक स्वावलंबन और स्थानीय उत्पादन, यानी आर्थिक स्वावलंबन मतलब भाई वो दूसरों से पैसे की गुहार नहीं लगाएंगे, खुद ही वहां पर प्रोडक्शन करेंगे। और यहाँ पे वहां की, क्योंकि भारत का जो उत्तर प्रदेश है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है, 19% के करीब जनसंख्या रखता है। जापान जैसे देशों से ज्यादा रखता है वो, ठीक है, जनसंख्या। तो इनकी बल पर आधारित विकास का एक ठोस मॉडल है। आज वैश्वीकरण के दौर में जहां विदेशी वस्तुओं की चमक दमक ने भारत पर कब्जा कर रखा है, वहीं योगी सरकार का यह संदेश जन जागरण की तरह है कि जब तक हम अपनी मिट्टी से बने उत्पादों को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। सही बात है। स्वदेशी का अर्थ है केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं बल्कि अपने संसाधनों से अपनी जरूरतों को भी पूरा करना है। वही जब भारत में बनी निर्मित वस्तुओं का ही हम इस्तेमाल करेंगे उसकी भाव पर भी, क्योंकि अल्टरनेटिव तो चाहिए हमको उसके लिए। यही भाव वोकल फॉर लोकल का था, है ना। और इस कारण उन्होंने सभी से सबसे पहले स्वदेशी अपनाने का नारा बुलंद किया। ये वह मंत्र है जिसके जरिए विजन 2047 का असली मकसद पूरा होगा। प्रदेश सरकार ने पहले ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के माध्यम से स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी को जीवन शैली का हिस्सा बनाना प्रदेश के छोटे और मझोले उद्यमों को नई उड़ान देगा। जब लोग अपने जिले गांव के उत्पादों को अपनाएंगे तब स्थानीय बाजारों में मांग बढ़ेगी और जिससे उद्योग स्वतः पनपने लगेंगे। इसका असर यह होगा कि मेट्रो सिटी से उद्योग का बाजार तेजी से छोटे शहरों की तरफ बढ़ेगा। स्वदेशी नीति का एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि इससे प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के अवसर बढ़ेंगे, औद्योगिक निवेश बढ़ेगा जिससे रोजगार सृजन स्वाभाविक रूप से होगा। योगी सरकार पहले ही औद्योगिक गलियारे, एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर और स्मार्ट कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर चुकी है। अब जनता भी स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देगी, तब यह प्रयास एक आंदोलन के रूप में ले लेगा। साथ ही स्वदेशी के प्रति यह आह्वान पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक स्वाभिमान से भी जुड़ा हुआ है। जब अपने पारंपरिक हस्तशिल्प, कपड़ा, कृषि उत्पाद और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देंगे तब न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संदेश वास्तव में आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ साथ मानसिक स्वावलंबन का भी संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी क्षमता और प्रतिभा के बल पर विकास कर सकते हैं। हमें अपने संसाधनों पर विश्वास करना होगा। यदि प्रदेश का हर नागरिक स्वदेशी अपनाओ और प्रदेश बढ़ाओ के मंत्र को जीवन में उतार ले तो आने वाले वर्षों में प्रदेश न केवल देश का सबसे बड़ा राज्य रहेगा बल्कि सबसे सशक्त आर्थिक इकाई के रूप में भी अपने को स्थापित करता नजर आएगा।
स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आत्मगौरव से भरे समाज की नींव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आह्वान उसी दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है, लेकिन इसमें लोगों की सहभागिता और जागरूकता के जरिए प्रदेश की आर्थिक नीति को बुलंदी प्रदान की जा सकती है। बहुत ही शानदार एडिटोरियल हमने देखे। ये उत्तर प्रदेश के संबंध में है। स्वदेशी से सशक्त होगा भविष्य। और इससे पहले ये एडिटोरियल हमने देखा था क्या बोलते हैं, जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं उससे संबंधित विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या वहां पे अपन कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले ये वाला जो एडिटोरियल देखा था अभी हमने, मुख्य न्यायाधीश आईपीएस और होम बाउंड बहुत ही दयनीय स्थिति। ठीक है, 75 साल हो गए हमको आजादी के। आर्टिकल 17 1995 का जो एक्ट है अपना 1980, कोई किसी प्रकार से सार्थक नहीं दिखते हैं। बहुत ही विडंबना की बात है। और अगला ये एडिटोरियल है बिजनेस स्टैंडर्ड का साझेदारी का निर्माण, जिसकी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर जो भारत में आए हैं, अपने बहुत आज तक के सबसे बड़े जो दल यानी 125 लोग ऑलमोस्ट है प्रतिनिधि मंडल में, जो व्यापारी वगैरह वहां के बड़े बड़े, वो भी साथ में आए हुए हैं। और ये दैनिक जागरण का ये एडिटोरियल था, गाजा से संबंधित था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी YouTube चैनल पर बने रहिए और एग्जाम अध्ययन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।